भूषण स्टडी पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं किरण पब्लिकेशन के एनटीपीसी मॉड्यूलर प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, अभी तक मैंने 6 मॉड्यूलर सेट की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। टोटल 25 सेट आने वाली है, वो भी 25 दिनों में कराई जाएगी। ठीक है, कोई गैप नहीं, कंटिन्यूअसली वीडियो आता रहेगा। ठीक है, एग्जाम के लिए मैंने अभी तक स्टैटिक्स पोर्शन के 2 वीडियो बनाए हैं, करंट अफेयर्स की 5 वीडियो अपलोड की है तथा एनटीपीसी की मॉड्यूलर सेट की 6 वीडियो डाल दिए हैं। ठीक, अगर आप अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे जा करके देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा, ताकि आप वहां से डायरेक्ट कोर्स के पास आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो बिना किसी विलंब के आज की सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमारा है मॉड्यूलर सेट 7। ठीक है, मॉड्यूलर प्रैक्टिस सेट 7। बढ़ते हैं, इसके पहले क्वेश्चन है, मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब। कब बढ़ेगा? ऑप्शन पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी। दूसरा का देखते हैं, वैकल्पिक वस्तुओं के दाम में कमी होगी। तीसरा का देखते हैं, ग्राहक की आय में कमी होगी। चौथा देखते हैं, अनुपूरक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी। ठीक है, अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी। तब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि मांग वक्र आगे की तरफ कब बढ़ता है? जब वस्तु अधिक लोकप्रिय हो जाती है। ठीक है, और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, अनुपूरक वस्तु की कीमत कम हो जाती है, तब जाकर के मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1944 में गांधी योजना दी थी? 1944 में गांधी योजना किसने दी थी? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस.एन. अग्रवाल। एस.एन. अग्रवाल क्या है? श्रीमान नारायण अग्रवाल। ठीक है, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खाली डैश सरकार दूसरों से बेहतर है क्योंकि इससे हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, तो किससे बेहतर है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक सरकार दूसरों सरकार से, जैसे मतलब राजतंत्रवादी, अधिकारवादी और निरंकुश सरकार से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। गलती ठीक करने का अवसर कैसे मिलता है? मतलब कि हम अगले 5 साल के बाद उसको, अगर वो काम नहीं करती है तो हरा करके दूसरी सरकार बना सकते हैं, जिससे हमें काम कराने का मौका मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष? बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवित रहने का अधिकार। क्या हो जाएगा? जीवित रहने का अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू होंगे? ठीक है, तो यह लिखा हुआ है आर्टिकल 15। ठीक है, क्या लिखा? आर्टिकल 15 में यह लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो क्या हो जाएगा? एकल हस्तांतरीय वोट द्वारा। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, निम्नलिखित में से किसने लिखी है? सरफरोशी की तमन्ना जो है वो किसने लिखी है? तो बिस्मिल अजीमाबादी। किसने लिखी है? बिस्मिल अजीमाबादी। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इस तरह के कि किसने क्या कहा था उस पर एक वीडियो लेकर के आऊं। जैसे
महात्मा गांधी ने क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, ठीक है। मैं इस पे कोशिश करूँगा आपके लिए एक वीडियो लेकर के आने के लिए, मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। बने रहिएगा मेरे चैनल से, आपको हर कंटेंट मिलेगा समय समय पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा शुरुआत की थी? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ये छोटा छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, गलती होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है एग्जाम में, तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इसको हम लोग याद कर सकते हैं क्या ट्रिक से? हाँ, कैसे कि डाक सेवा, पहले के टाइम पे टीवी नहीं थी, रेडियो नहीं थे, तो जब अंग्रेज सरकार, ठीक है, वो अपना किसी को ऑर्डर देना चाहते थे या वार्निंग देना चाहते थे ना, तो उसके पास कुछ था नहीं वार्निंग देने के लिए, तो वो क्या करते हैं, तो डाक सेवा शुरू कर दिया। डाक से खत चला जाता था किसी गांव में कि हाँ इस गांव के लिए ये डाक है, वहाँ पे वार्निंग दिया जा रहा है, तो वार्निंग से वारेन आप लोग याद कर लीजिएगा कि वार्निंग कौन देगा, तो वारेन हेस्टिंग्स ही देगा। ऐसे करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जजिया का उन्मूलन तीसरे मुगल सम्राट अकबर द्वारा 1564 में किया गया, ठीक है। उनके शासनकाल के दौरान 1579 में इसका पूर्ण उन्मूलन कर दिया गया था। हालांकि छठे मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1679 में पुनः इसकी शुरुआत की। कितने 100 साल बाद, 1679 में, ठीक है। किसने? औरंगजेब ने शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालानुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरा चौरी, ठीक है। इसको देखते हैं कौन सा आंदोलन पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे कानून भी नमक कानून को तोड़ने के लिए बोलते हैं, तो यह 12 मार्च 1930 को हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 2, ठीक है। 1, 3, 2, 1920, 1922 और 1930। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है, ठीक है। कौन सा युग सही नहीं है? तो अबुल फजल मुख्य सलाहकार, ठीक है। अबुल फजल मुख्य सलाहकार थे। फैजी, फैजी कौन था? तो कवि था, ठीक है। फैजी क्या था? कवि था। बीरबल, बीरबल वित्त मंत्री नहीं थे, ठीक है। बीरबल जो है वित्त मंत्री नहीं थे, वह सलाहकार थे, हिंदू सलाहकार थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? निम्नलिखित में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। दोस्तों, मैं आपके लिए एक मरुस्थल पे भी ट्रिक के माध्यम से मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको याद कराया जाएगा कि कौन सा मरुस्थल किस देश में है। आप आसानी से याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से उत्पन्न होती है, ठीक है। यह अमरकंटक की पहाड़ी से उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। जहाँ पे प्रवाल भित्ति वगैरह होती है वहाँ पे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नुब्रा घाटी, ठीक है। क्या हो जाएगा? नुब्रा घाटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों का नाम क्या है? तो वेल्ड्स है। मैं घास पे भी आपके लिए एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें पूरा घास को डिस्कस किया जाएगा, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। मैं उसे भी लेकर के आ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होते हैं? मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होते हैं? तो वह मूत्राशय में होते हैं, ठीक है। मूत्राशय में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है?
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर का उदाहरण नहीं है? तो मेढक क्या है? उभयचर है। दादुर क्या है? उभयचर है। घड़ियाल क्या है? उभयचर है। लेकिन अश्वमीन यह उभयचर नहीं है। अश्वमीन क्या है? यह उभयचर नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे श्वसन करता है? शीत निद्रा के दौरान मेढक निम्नलिखित में से किससे श्वसन करता है? शीत निद्रा मतलब कि वो समर। शीत निद्रा गर्मी के समय में वो क्या करते हैं ना, कीचड़ में चले जाते हैं, मिट्टी के अंदर समा जाते हैं और वो अपने त्वचा से लेते हैं सांस। ठीक है, किससे लेते हैं? त्वचा से लेते हैं। मेढक 3 प्रकार से सांस ले सकती है दोस्तों, ठीक ना, याद रखिएगा। तो समर के टाइम पे वो केवल त्वचा से सांस लेती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? एक अनुप्रस्थ तरंग के में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य का आधा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का आधा होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है मैक्सवेल होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बुलियन बीजगणित नियम का मूलभूत तर्कसंगत संकारक नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक बुलियन बीजगणित नियम का मूलभूत तर्कसंगत संकारक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नैंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? नैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च संपीड्यता। क्या हो जाएगा? उच्च संपीड्यता या ठोस पदार्थ की विशेषता नहीं है। ठोस पदार्थ की विशेषता क्या क्या है? उसके घनत्व होता है, उच्च कठोरता होती है, एकदम टाइट होता है, हेवी कंपनसेट होता है, नियमित आकार भी होता है उसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के नाभिक के घटक क्या है? परमाणु के नाभिक के घटक क्या क्या है? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। ठीक है, क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से डॉग फिश का आवास क्या है? डॉग फिश का आवास क्या है? तो डॉग फिश जो है इसका आवास समुद्र होता है। ठीक है, क्या होता है? समुद्र में रहती है यह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? ठीक है, तो नमकीन पारिस्थितिकी क्षेत्र में बेंथिक पाया जाता है। ठीक है, नमकीन पानी पारिस्थितिकी तंत्र में बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियो के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एनटीपीसी के 25 सेट लेकर के आने वाला हूँ। उसके बाद ग्रुप डी के सेशन भी लेकर के आऊँगा, तो आप जुड़े रहिएगा। आगे ऐसे ही वीडियो आती रहेगी और मैं कोशिश करूँगा एक्स्ट्रा फैक्ट से रिलेटेड वीडियो लेकर के भी आने का। मैं ऑलरेडी लेकर के आया हूँ 2-3 वीडियो, आगे भी लेकर के आऊँगा। कल की क्लास में मैं क्या बोलते हैं, पंचवर्षीय योजना का वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है, कल की क्लास में मैं पंचवर्षीय योजना का वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, एकदम डिटेल में है, बने रहिएगा। उसके वीडियो का लास्ट तक देख लिए ना, पंचवर्षीय योजना से आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का अगला सवाल देखते हैं। बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बासेल सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जैव विविधता का संरक्षण था। क्या था? जैव विविधता का संरक्षण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइजैक न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। बेसबॉल किससे है? क्रिकेट किससे है? टेनिस किससे है? बेसबॉल जो है डायमंड से है। बेसबॉल जो है डायमंड से है। क्रिकेट जो है पिच से है। ठीक है, टेनिस जो है कोर्ट में खेला जाता है। क्रिकेट पिच पे खेला जाता है, बेसबॉल डायमंड में, और टेनिस जो है कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको आधुनिक विश्व के 7 अजूबों के बीच
मानद स्थिति दी गई है। किसको विश्व के 7 अजूबों के बीच मानद स्थिति दी गई है? तो ताजमहल, गीजा की विशाल पिरामिड, पेत्रा, कोलोसियम। ठीक है, तो किसको दी गई है? तो गीजा की विशाल पिरामिड। ठीक है, गीजा की विशाल पिरामिड को विश्व के 7 अजूबे के बीच मानद स्थिति दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मोदिस मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? मोदिस मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुरेंद्र कुमार है। कौन है? सुरेंद्र कुमार है। दोस्तों, मैं जल्द ही आपके लिए, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मार्च महीने में जब न्यू करंट अफेयर प्रकाशित होगी स्पीडी या एडुटेरिया का, तो मैं उस समय आपके लिए बुक से रिलेटेड कौन से बुक अभी प्रकाशित हुए हैं उस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें जितने भी अभी करंट अफेयर के बुक है ना, वो सारे कवर रहेंगे। मैं कोशिश भी करूँगा आपको याद कराने की, जितना हो सकेगा मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी, दोबारा कन्फ्यूजन है क्या होगा ना, क्योंकि इतने सारे करंट अफेयर है ना, सबको याद करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से उसको अगर कनेक्ट करके याद करेंगे ना, तो एग्जाम में क्लिक कर जाता है। इसलिए मैं ट्रिक के माध्यम से कोशिश करूंगा कि जितने क्वेश्चन उसमें हो मैं लेकर के जल्द ही आऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ किया गया था? सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1954। ठीक है, कब किया गया था? 1954 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया? निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। विपरीत दिशाओं में कौन कौन सी नदियाँ बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सो प्लैनेट। क्या हो जाएगा? एक्सो प्लैनेट। इसको याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? लॉन टेनिस में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो पहले देखते हैं, स्मैश का भी यूज किया जाता है, ड्यूस का भी यूज किया जाता है, स्कूप का यूज नहीं किया जाता है, स्कूप क्रिकेट में यूज किया जाता है, और एस का भी यूज किया जाता है लॉन टेनिस में। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगले सेशन तक बने रहिएगा। अगले सेशन में मैं एनटीपीसी मॉड्यूलर प्रैक्टिस सेट का 8वां क्लास लेकर के आने वाला हूं, और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेकर के आने वाला हूं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली 2 वीडियो लेकर के आता हूं, एक सुबह में 6 बजे और शाम को 6:30 बजे, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी ही मदद मिलेगी। मैं एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक पे ही कोशिश करता हूँ एक एक वीडियो में उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो बने रहिएगा अगले सेशन तक। धन्यवाद।